अपने दिल को मजबूत रखे, पेन कॉपी उठा ले, चीजें नोट करते जाए फॉर्मूलों को। हाँ रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया अमृता, बिल्कुल कर दिया। ठीक है, देखिए पिछली बार बात करी थी कि वर्क डन जो है एक बेसिक फॉर्मूला होता है वर्क डन का, W इक्वल, यहाँ पे डेरिवेशन था, मतलब यहाँ पे किया था डेरिवेशन और उसका ये वाला फॉर्मूला आया था। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं नीचे लिख देता हूँ, क्या लिखा था, W इक्वल, ब्लू पेन भाई बच्चे मना करते हैं मेरे को, ओके, W इक्वल माइनस पी एक्सटर्नल डॉट डी और इसका इंटीग्रल V इनिशियल से V फाइनल। ये हमने लास्ट टाइम डिराइव किया था बच्चों, और डिराइव करके मैंने अलग अलग बातें बताई थी कि P एक्सटर्नल कांस्टेंट होगा तो हम कैसे डील करेंगे, इंटीग्रेशन के बाहर ले आएंगे। कब होता है ऐसा, इरिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल आइसोबारिक में P इक्वल कांस्टेंट होता है। ठीक है, P एक्सटर्नल कांस्टेंट होता है। उसके अलावा मैंने कहा था P एक्सटर्नल P इंटरनल के बराबर हो सकता है, उस केस के अंदर हम P इंटरनल डॉट डी लिखेंगे और P इंटरनल को हम PV इक्वल एनआरटी जैसी इक्वेशन से, जो भी किसी प्रोसेस की इक्वेशन है उनसे रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हमने कुछ कह रहे हैं बीच में यार, डिस्ट्रैक्ट मत किया करो बस प्लीज, सुन लिया करो। वाई नेगेटिव बता दूंगा 1 मिनट, क्लास के नोट्स नहीं मिले, बैचेस डिवाइड नहीं हुआ। ठीक है, चिंता मत करो, सब हो जाए। कौन सी क्लास के नोट्स नहीं मिले, मैंने लास्ट क्लास के नोट्स भेजे हैं, बिल्कुल ग्रुप पे भेजे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो नोट्स का तो मेरे को श्योर है क्योंकि मैं भेज रहा हूँ, पहले तो मैं टीम को भेजा था, नोट्स आए हैं बच्चे। और ग्रुप डिवाइड क्यों नहीं हुए, ग्रुप डिवाइड के लिए वेडनेसडे शाम तक का टाइम दीजिए, सबके पास मेल्स आ जाएंगे, ग्रुप्स डिवाइड हो जाएगा, उसकी कोई आपकी हेडेक नहीं है। जिसके पास नहीं आता है वो मुझे मैसेज कर दे, ठीक है, मैं उसको खुद चेक कर लूंगा क्यों उसका मेल नहीं आया, हो सकता है कई लोगों का स्पैम में खोल के ना देखो, तो उस सब की चिंता छोड़ दीजिए, मेरे को मतलब पर्सनल मैसेज कर दिया करो, मतलब व्हाट्सएप वाला कि सर मेरा ये इशू है, मैं आउट ऑफ मतलब क्लास के बाद ये चीजें सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, हो जाएंगे, मतलब कह रहे थे कि आज शाम तक सबके मेल्स चले जाएंगे, लेकिन चलता रहता है प्रोसेस क्योंकि काफी बच्चे हैं। ठीक है, चलिए हर्षिता कह रही है भाई नेगेटिव, बच्चे नेगेटिव जब मैंने डेरिवेशन किया था तब ये कहा था कि नेगेटिव इसलिए आता है ताकि आप जो जनरल फॉर्मूला बना रहे हो वो आपको एक्सपेंशन और कंप्रेशन दोनों चीजों के सही रिजल्ट्स दे, विद साइन आंसर दे आपके वर्क का, इसलिए ये माइनस डाला जाता है। ये इस चीज को एडजस्ट करता है कि आपका एक्सपेंशन आए चाहे कंप्रेशन आए, आपके साइन के अंदर कोई मिस्टेक ना आए। अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे तो आपके साइन में मिस्टेक आएगी। साइन कन्वेंशन जो है केमिस्ट्री का, एक्सपेंशन को नेगेटिव कहता है, तो एक्सपेंशन को नेगेटिव आए इसके लिए ये माइनस लगा रखा है, कंप्रेशन को पॉजिटिव आए इसलिए माइनस लगा रखा है। चलिए आगे चलते बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बहुत ज्यादा समय देने के लिए आवश्यकता नहीं है। क्या होता है Q प्लस डब्ल्यू, ठीक है, डेल यू क्या होता है Q प्लस डब्ल्यू, ये क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, खूब घिस घिस के इसके बारे में बात कर चुके, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यू जो है चेंज नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता, डेल यू जो है वो है अपना, सॉरी कैलकुलेट नहीं हो सकता, यू कैलकुलेट नहीं हो सकता, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई, कैसे करते हैं, क्यू को कैलकुलेट करना सिखाया है बच्चों, CM और S बता के, CP और CV बताए, विच आर टाइप ऑफ CM। वर्क को कैलकुलेट करने का बेसिक फॉर्मूला बताया है, अभी अलग अलग प्रोसेस के भी वर्क हम कैलकुलेट करेंगे और फिर हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, क्यू कैलकुलेट करो, W कैलकुलेट करो और जोड़ के डेल यू निकाल लो। हो सकता है डेल यू दे रखा हो, आपको क्यू कैलकुलेट करना है और आप क्यू कैलकुलेट करके वर्क निकाल सकते हो। कुछ भी क्वेश्चन आपको दे सकता है, सिंपल प्लस माइनस करना है और आपको जो जो टर्म्स है उनका कैलकुलेशन आना चाहिए। ठीक है, ओके, ये हो गया कि अपने को वर्क और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में किसी को डाउट है क्या, ये बता दो भाई, अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में किसी को डाउट है। कुछ नहीं इसके अंदर, मतलब समय में ज्यादा नहीं दे रहा हूँ, क्वेश्चन देख लेंगे इसके। ठीक है, अच्छा इसके अंदर ना नीचे जो बात लिख रखी है वो बता देता हूँ। नीचे क्या लिख रखा है, नीचे जो ये वाला लिखा है कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर du इक्वल NCV dt। देखो du जो होता है NCV dt होता है ऑलवेज फॉर आइडियल गैस। इसने क्या किया है, मेरे को प्रूफ दिखाया है एक केस का लेके, कांस्टेंट वॉल्यूम का, कांस्टेंट वॉल्यूम का केस लेके इसने मुझे दिखाया है कि du इक्वल NCV dt होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, हर केस के अंदर ऐसा होता है बच्चों, कोई भी केस हो
तो आपका सिर्फ आइडियल गैस होना चाहिए, बस इतना। उसके बाद ये वाला फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल होता है, ये वाला। इसने यहाँ पे हमको प्रूफ दिखा रखा है कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट लोगे तो कैसे डी इक्वल एन सी वी डी टी आता है। ये मैं बता देता हूँ, ये प्रूफ मैं आपको करके दिखा देता हूँ। और ये बस ऐसे ही है कि ये बात सच्ची है, ये बात झूठी नहीं कि डी इक्वल एन सी वी डी टी होता है। मैंने क्या कहा, वॉल्यूम इक्वल कांस्टेंट है, वॉल्यूम इक्वल कांस्टेंट। जब बच्चों वॉल्यूम इक्वल कांस्टेंट लिखूंगा तो वर्क जो आएगा माइनस पी एक्सटर्नल डॉट डीवी, इसका इंटीग्रल। इसके अंदर बच्चों अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाती है तो डीवी की वैल्यू हो जाती है 0। ये अभी जब आइसोकोरिक का हम लोग वर्क पढ़ेंगे तो और क्लैरिटी से बता दूंगा। डीवी का मतलब सिंपल सा है, किसी प्रोसेस के लिए अगर पूरे टाइम पे प्रेशर जो है मेरा सेम रहा है तो बच्चों, सॉरी, वॉल्यूम सेम रहा है, अगर वॉल्यूम सेम रहा है मेरा पूरे प्रोसेस के लिए, तो अब डीवी क्या होता है, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में वॉल्यूम का चेंज। अगर हर टाइम के ऊपर वॉल्यूम ही सेम है तो डीवी क्या होगा, डिफरेंस तो उनका हमेशा 0 आएगा। तो हर बार ये टर्म बच्चों 0 होएगी, इंटीग्रेशन जो आता है वर्क के लिए वो 0 आता है। यानी सर जब वॉल्यूम हमारी होती है कांस्टेंट तो हमारा वर्क जो है वर्क इक्वल 0 हो जाता है। ठीक है, ये बात हो गई। ओके, वर्क 0 हो जाएगा अगर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। अगर वर्क 0 हो गया तो डेल यू इक्वल क्यू प्लस 0। ठीक है, यानी डेल यू इक्वल क्यू। अब क्यू क्या है, क्यू हीट है। क्यू हीट को कैसे लिखते हैं, एन सी एम और डेल टी। ठीक है, डेल टी लिख लो या डी टी का इंटीग्रल लिख लो। ठीक है, डी क्यू लिखोगे तो फिर इंटीग्रल हटा दोगे, ये सब फॉर्म्स तो अलग अलग होती है। ठीक है, इसके अंदर सीएम को क्या रख देंगे, सीवी, क्योंकि हमारा प्रोसेस कौन सा चल रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम का। तो बच्चों जो हमारा डेल यू इक्वल क्यू आना है तो डी क्यू लिखो एन सी वी डी टी का इंटीग्रल, यहां से क्यू आ जाएगा आपका एन सी वी डेल टी, वो यहाँ पे रख दो। ठीक है, यही आपका फॉर्मूला है कि डेल यू की वैल्यू हमेशा एन सी वी डेल टी होती है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसका प्रूफ है कि कांस्टेंट वॉल्यूम के अंदर प्रूफ दिखा रहा है हमेशा ही ये जो है ट्रू है, वैलिड है, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए आपको ये प्रूफ दे रखा है। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है भाई, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए वर्क को 0 किया, वर्क को 0 किया और डेल यू को हीट के बराबर बता दिया। हीट का फॉर्मूला सिंपल होता है एन सी एम डेल टी, सीएम के अंदर सीवी रखेंगे सीएम की वैल्यू, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम के प्रोसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, उस चीज को इक्वेट कर देंगे, हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, प्रूफ आ गया। बोलो भाई, कोई शक कोई डाउट इस बात में? ओके, चलिए पहले वर्क की बात करते हैं। पहला वर्क जो कैलकुलेट करना है वो है बच्चों मेरा, ठीक है, आप लोग क्लियर बता रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो पहला वर्क किसका है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल का। उसके बाद किसका है, उसके बाद है बच्चों इरिवर्सिबल आइसोथर्मल का। इरिवर्सिबल तो एम ही पढ़ते हैं टाइम पास के लिए, हर रिवर्सिबल प्रोसेस का जो है फॉर्मूला सेम आता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस का फॉर्मूला माइनस पी एक्सटर्नल डॉट डीवी आ रहा होता है। ठीक है, लेकिन एक बार अभी दोबारा करके देख लें, पहले करके देखते हैं इरिवर्सिबल का। इरिवर्सिबल, हाँ थर्मोडायनेमिक्स और फिजिक्स एक ही बात है, थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में भले ही है लेकिन थर्मोडायनेमिक्स इज फिजिक्स एज वेल, फिजिक्स में भी होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं इरिवर्सिबल आइसोथर्मल रिवर्सिबल। पहले रिवर्सिबल, पहले रिवर्सिबल का पढ़ लेते हैं क्योंकि वही थोड़ा सा लंबा है। आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है बच्चों, आइसोथर्मल प्रोसेस होता है मेरा टी इक्वल कांस्टेंट, डेल टी इक्वल 0, डी टी इक्वल 0। ठीक है, ये बात हो गई। अब जो है मुझे वर्क निकालना है एक आइसोथर्मल प्रोसेस का, तो क्या करूंगा, अपना बेसिक फॉर्मूला लेके आऊंगा, W इक्वल माइनस पी एक्सटर्नल डॉट डीवी। इसका इंटीग्रेशन है बच्चों V इनिशियल से V फाइनल तक, ये मेरा बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट करेंगे इसके अंदर अभी थोड़ी देर में। तो W इक्वल माइनस पी एक्सटर्नल डॉट डीवी। अब क्या करो बच्चों, क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है और रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर
इक्वल होते हैं। ठीक है, ये जब रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ाया था तब बताया था कि हर टाइम पे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड होता है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम का यही मतलब होता है कि प्रेशर अंदर बाहर का बराबर होगा। ठीक है, तो अगर रिवर्सिबल के लिए पी इंटरनल और एक्सटर्नल की वैल्यू सेम होती है तो इसके अंदर W इक्वल माइनस पी इंटरनल डीवी लिख दो। W इक्वल माइनस पी इंटरनल डॉट डीवी। ठीक है, वी इनिशियल से वी फाइनल। अब बच्चों जैसे ही आपने पी इंटरनल लिखा, पी इंटरनल क्या है? गैस का प्रेशर है, और गैस के प्रेशर के ऊपर आप क्या लगा सकते हो? पीवी इक्वल एनआरटी। यानी कि ये जो पी इंटरनल है वही यहाँ पे पी है, पी इंटरनल इंटू वॉल्यूम इक्वल एनआरटी। ठीक है, आप यहाँ से पी इंटरनल की वॉल्यूम वैल्यू ले लो, वॉल्यूम और टेम्परेचर के टर्म्स में ये वैल्यू आ जाएगी, ये उठा के ऊपर रख दो। ऊपर रखोगे तो आपका बच्चा कुछ ऐसा दिखेगा, ये फॉर्मूला माइनस एनआरटी बाई वी डॉट डीवी। सर ऊपर क्यों रखा? क्योंकि बच्चों डी के साथ यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम है, इसके अंदर पी वॉल्यूम है, डी के बाद वॉल्यूम है। और हमेशा जब भी इंटीग्रेशन के अंदर डी के साथ जो चीज है वही उसी चीज के टर्म्स में या तो आपके पास फंक्शन होना चाहिए या फिर कांस्टेंट होने चाहिए। कोई और वेरिएबल होगा, जैसे कि यहाँ पे पी इंटरनल है डी के आगे, तो फिर आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो हमें पी इंटरनल को एलिमिनेट करना था, हमने पी वी को एनआरटी उठाई और हमने इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करी। कि एलिमिनेट करके क्या करना होता है? या तो वी के टर्म्स में लिया हो या फिर वी प्लस कॉन्स्टेंट के टर्म्स में लिया हो, सिर्फ कॉन्स्टेंट के टर्म में, कोई भी अदर वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो अगर कोई नॉर्मल केस होता तो यहाँ पे बच्चों टी जो होता वो वेरिएबल होता, लेकिन क्योंकि मैंने आइसोथर्मल प्रोसेस लिया है तो टी यहाँ पे कांस्टेंट होता है। टी कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, एन मोल होते हैं। एन मोल किसी भी सिस्टम के लिए कांस्टेंट होंगे अगर आप किसी उस पर प्रोसेस लगा रहे हो। ठीक है, और आर जो आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये तो हमेशा ही कांस्टेंट होता है। टी आपने इस प्रोसेस के अंदर कांस्टेंट मान रखा है। तीनों को बाहर ले लो इंटीग्रेशन के, तीनों को इंटीग्रेशन के बाहर ले लो क्योंकि कांस्टेंट है। अंदर क्या बच गया? डीवी बाई वी। इंटीग्रेशन कहां से? वी इनिशियल से वी फाइनल। कहीं पे अगर लिमिट नहीं लिख रहा होता हूं तो उसका यही मतलब होता है डी के बाद जो चीज लिखी हुई है उस चीज की इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। ठीक है, ये सेल्फ अंडरस्टूड होता है। ठीक है, तो बच्चों ये आ जाएगा, ये जो टर्म है आपकी डीवी बाई वी, डीवी बाई वी का जो इंटीग्रेशन आएगा बच्चों वो आएगा एल एन वी। ठीक है, अभी इसके अंदर कुछ वो नहीं है कि कोई लॉजिक नहीं है, कोई केमिस्ट्री नहीं है, सिंपल सा मैथ है कि इंटीग्रेशन dx बाई एक्स इक्वल एल एन एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर x की जगह आप v रखोगे तो आपको फॉर्मूले से सीधा क्या मिल जाएगा? माइनस एन आर टी एल एन एक्स। ठीक है, ये आ गया बच्चों आपको। अच्छा, एल एन वी, और एल एन वी के अंदर क्या आएंगे? अभी लिमिट्स आएंगे। एल एन वी, इसके ऊपर लिमिट क्या आएगी? v इनिशियल से v फाइनल। तो लिमिट जब ओपन करोगे, जब बच्चों हम लिमिट ओपन करते हैं तो लिमिट के अंदर क्या करते हैं? अपर लिमिट रखते हैं और फिर उसके अंदर से माइनस क्या करते हैं? लोअर लिमिट रख के जो वैल्यू आ रही, तो देखिए W इक्वल माइनस एन आर टी। ठीक है, एल एन अपर लिमिट क्या थी? V फाइनल, और लोअर क्या थी? एल एन V इनिशियल। ठीक है, अब बच्चों एल एन प्लस एल एन बी, ये हो जाता है एल एन ए इंटू बी, और एल एन ए माइनस एल एन बी, इसकी वैल्यू आती है बच्चों, जनरल ए बी लिख के बता रहा हूँ, इसकी वैल्यू आ जाती है ए बाई बी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये मेरा ए लिखा हुआ है, ये मेरा बी लिखा हुआ है, यानी इसकी वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी बी फाइनल बाई बी इनिशियल। ठीक है, ये मैथ्स का फॉर्मूला होता है, ये साइड में लिखा है, ये मैथ्स का फॉर्मूला है, मेरा कोई लेना देना नहीं इससे, मैंने इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, ये फॉर्मूला होता है। एल एन ए प्लस एल एन डी जो है एल एन ए बी होता है, एल एन ए माइनस एल एन बी एल एन ए बाई बी होता है। अगर किसी को ज्यादा समझ में ना आए तो अभी के लिए समझ लो कि ऐसा होता है। सर इन मींस एल एन मींस लॉग, लॉग टू द पावर ऑफ ई। ठीक है, लॉग एट द पावर एट द लॉग एट द बेस ऑफ ई। ठीक है, जनरल जो जब सिर्फ लॉग लिखते हो तो होता है बेस 10 पे। ठीक है, वो अभी उसमें कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, जब सिर्फ लॉग लिखते हो तो बेस 10 पे होता है। लॉग ई पे जब बेस पे लिखते हो तो उसको एल एन लिखने लग जाते हैं। ठीक है, ये सब मैथ का पार्ट है, मैंने इसके ऊपर आज ही काम करना शुरू कर दिया बेसिक्स ऑफ मैथ्स के लिए, कुछ कंटेंट बनाने के लिए। अरे कुछ हार्ड नहीं है, अभी ये बेसिक्स ऑफ मैथ्स का कंटेंट बना रहा हूँ, वो जब आपको दे दिया जाएगा रिकॉर्डेड देखना, और उसके बाद इसमें कुछ मुश्किल नहीं लग रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, लॉग वॉग तो बहुत फर्जी चीज है, मतलब केमिस्ट्री में जितने चाहिए उतने फर्जी है। मैथ तो असली वाला तो मुश्किल है, मेरा खुद का बेकार है, मैं ये नहीं कहता कि वो फर्जी है, लेकिन केमिस्ट्री में जितना चाहिए वो बिल्कुल फर्जी मामला है, उसके अंदर बहुत ज्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो W क्या हो गया बच्चों? अब यहाँ से माइनस एन आर टी
माइनस NRT और ln V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों आपका NRT ln VF बाई VI, ये लो। ठीक है, अब एक और चेंज करूंगा इसके अंदर, ये क्या हो गया, इसको ज्यादा बहुत ज्यादा ब्रैकेट वगैरह ना लिख के ऐसे लिख दो सिंपल, इतने ब्रैकेट क्यों लगाएंगे, अब इसको सिंपली NRT माइनस NRT माइनस NRT ln V फाइनल बाई V इनिशियल, ये चीज हो गई। अच्छा, अब ln x जो होता है वो होता है 2.303 log x के बराबर। ठीक है, अब इसको कंपेयर करोगे तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ln v, ये किसके बराबर होएगा 2.303 log v। ठीक है, यहाँ पे रिप्लेस कर दो इस वैल्यू को, w इक्वल माइनस 2.303 2.303, ये यहाँ पे कैसा है, इस चीज की वैल्यू रखता 2.303 log v फाइनल बाई v इनिशियल, तो ये 2.303 इसको सबसे आगे ले आया। ठीक है, उसके बाद NRT और बच्चों log सर ये v लास्ट वाला फाइनल, बताना है, इससे कौन सा ऊपर वाला वाला बच्चे, कैसे? ये 2.303 रखना। सर 2.303 वाला, हाँ एक लॉग सेकंड, वाला सर। हाँ देखो log वाला जो है ये सिर्फ 2.303 बताना है ना, कि ln यस x सर। को log x कैसे रख रहे हैं। ठीक है, देखो ln x को ही अगर होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 2.303 log x। ये क्या है, ये मैथ्स का फॉर्मूला है, x की जगह आपने क्या लिया, आपके केस के अंदर क्या है v फाइनल बाई v इनिशियल, तो आप दूसरी साइड भी क्या रखोगे, x की जगह यही वैल्यू, आपको आपके केस में क्या चाहिए v फाइनल बाई v इनिशियल, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कि ln v फाइनल बाई v इनिशियल इक्वल 2.303 log v फाइनल बाई v इनिशियल। आपने इस इक्वेशन में क्या किया, ये वाली वैल्यू रख ली, तो ये कैसे आएगा NRT 2.303 log v फाइनल बाई v इनिशियल। अब इस 2.303 मल्टीप्लाई में सबसे आगे लिख दिया, तो आपको जो साइड में दिख रहा है ऐसा आ जाएगा। बताओ समझ आ गया। हाँ जी प्रेरणा, कुछ लोग कह रहे हैं यस सर हम सर। तो बाय वाले हैं। ठीक है ओके, बाय वाले हैं सर, हमारा तो मैथ वैसे ही बिगड़ा हुआ है। बिल्कुल यार, मेरा मैथ वाला होते हुए भी मेरा मैथ बिगड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए, ये कैलकुलेशन का पार्ट है, सिंपल सिंपल ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, फॉर्मूला लगाओ, सीधे सीधे आंसर लो, जहां पे भी रिवर्सिबल आइसोथर्मल लिखा मिले बेझिझक फॉर्मूला लगाओ। इस फॉर्मूले के अंदर एक चेंज और करेंगे, ये आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट थी एलन के टर्म्स में, ये लॉग के टर्म्स में आ गया। इसको जो है ये अभी वॉल्यूम के टर्म्स में लिखा हुआ है, आप इसको प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकते हो। क्या करना है देखिए, पी फाइनल डॉट वी फाइनल इक्वल एन आर टी, टी तो कांस्टेंट है तो बदलेंगे नहीं, इसको टी फाइनल लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद पी इनिशियल इंटू वी इनिशियल इक्वल, सर अगर हाँ जी सर अगर P कांस्टेंट है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, तो डेल P 0 हो जाएगा। अगर हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको पुट ही ना करें फॉर्मूले में। प्रेशर की वैल्यू पुट ना करें, नहीं सर, मैं बोल रही हूँ कि हम पुट ही ना करें, मतलब प्रेशर ले ही ना, डायरेक्ट NRT लिख दे। पीवी इक्वल एनआरटी के अंदर अगर पी आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो आप वी एफ यस इक्वल एनआरटी लिख दो, ऐसा यस कहना चाह रहा यस सर। हूं। ना यस ना सर। ना, ऐसे नहीं चलता, सर ऐसे नहीं क्यों? चलता। क्योंकि क्या बात है, देखो आप, आपका जो भी है पी एफ, कोई भी पी एफ नहीं, कोई भी पी एक आप कांस्टेंट वैल्यू मान लो। ठीक है, आपकी जो एक्चुअल इक्वेशन है वो क्या कहती है कि आपका पी, पी जो भी वैल्यू उसको आप जब बी से मल्टीप्लाई करोगे उसका जो आंसर आएगा वो एन आर और टी के मल्टीप्लाई के बारे में आएगा। मान लो पी की वैल्यू 5 है, ठीक है, तो ये कहता है कि आप 5 को जब बी से गुना करोगे, बी की चाहे कोई भी वैल्यू 2 हो चाहे 3 हो, ठीक है, तब उसका आंसर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो लिखा हुआ है वो आपका आएगा मान लो 10। ठीक है, तो 5 5 दूनी 10, 2 के केस में क्या आएगा 10 आएगा, और
अगर आप 3 लिखोगे तो उस केस में 15 आएगा। आप ये कैसे लिख सकते हो कि जब आपका V2 है तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर सेम वही वैल्यू 10 है, और जब आपका V3 है तो आपका लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर वो वैल्यू 15 है। क्योंकि जब आपका ये 2 होगा तो यहाँ पे NR गुणा 10 की वैल्यू, लेट जो T है उसकी वैल्यू मान लो 1 और NR की वैल्यू मान लो से 10। तो पहले केस के अंदर जब आपका V2 है उसमें क्या हो रहा है, 5 गुणा B की वैल्यू 2 इक्वल NR, इनकी वैल्यू मैंने 10 मानी और T की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, तब आपका जो है ये लिखा आ रहा है कि 10 इक्वल 10। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। दूसरे केस के अंदर आप V इक्वल 3 ले रहे हो और जब 3 लोगे तब NR जो है आपका वो तो फिर से 10 है क्योंकि वो कांस्टेंट है, और T की वैल्यू अब हो चुकी है 1.5। आप अब इस केस के अंदर 15 इक्वल 15 आ जाएगा। ठीक है, आप कह रहे हो लेफ्ट हैंड साइड से सर 5 उड़ा दो, 5 उड़ा दो तो V की वैल्यू सर 2 है, NR इनकी वैल्यू 10 ही रहेगी, आपने तो 5 उड़ाए, और T की वैल्यू 1 रहेगी। अब 2 इक्वल 10 कैसे लिख दोगे, P तो चाहिए भाई, समझ रहे हो, P चाहिए। ऐसे आप नहीं कर सकते, कोई चीज यस कांस्टेंट है तो सर, उसे उड़ा ओके दो, सर। वरना तो फिर कांस्टेंट बेचारा होता ही नहीं कभी कहानी में, उसको रखते ही नहीं अगर उसकी इतनी इज्जत नहीं होती। कांस्टेंट है, जीरो यस नहीं है, सर। जीरो की भी कई जगह इज्जत होती है, तो ऐसे नहीं कर सकते। चलिए, मैं क्या कह रहा था, आप यहाँ से P फाइनल और V फाइनल के टर्म्स में PV को एनआरटी लिखो, V इनिशियल P इनिशियल के टर्म्स में PV को एनआरटी लिखो। यहाँ से बच्चों V फाइनल की वैल्यू ले लो एनआरटी बाई P फाइनल, यहाँ से V इनिशियल की क्या वैल्यू आ जाएगी एनआरटी बाई P इनिशियल। ऊपर जो फॉर्मूला रखा है उसके अंदर V फाइनल और V इनिशियल की आप वैल्यूज रख दो। किस टर्म्स में, ये जो प्रेशर वाली टर्म्स है इसमें जब आप रखोगे तो क्या आएगा, W इक्वल माइनस 2.303 NRT लॉग। अब रखिए V फाइनल क्या है NRT बटे P फाइनल। ठीक है, इसके अंदर नीचे क्या आएगी वैल्यू, P इनिशियल क्या है NRT, और ऊपर की तरफ इसका क्या आएगा डिनोमिनेटर P इनिशियल। ये दोनों एक दूसरे को मार देंगे, हमारे पास फाइनल फॉर्म क्या आ जाएगी, W इक्वल माइनस 2.303 NRT लॉग P इनिशियल बाई P फाइनल। ठीक है सर, दो फॉर्मूले आ गए, एक सर वॉल्यूम के टर्म्स में और एक आ गया प्रेशर के टर्म्स में। प्रेशर वाले केस के अंदर सर फाइनल नीचे होता है, एक्सक्यूज फाइनल मी नीचे सर। होता है, ऊपर इनिशियल होता है। वॉल्यूम के केस में वॉल्यूम, हाँ जी सर अगर यहाँ पे प्रेशर की जगह वॉल्यूम होता तो वो वाला फॉर्मूला लग सकता था, 3/2 RT वाला। हाँ, ओके सर। 3/2 RT, ये कौन सा फॉर्म, एक मिनट, 3/2 कौन है, सर वॉल्यूम, 3/2 तो कभी आया ही वॉल्यूम नहीं, के टर्म में, व्हेन वॉल्यूम इज 0 ये मतलब वाला ना, वॉल्यूम कांस्टेंट है उस केस के अंदर तो वर्क डन 0 हो जाएगा। तो सर वो वाला फॉर्मूला कहाँ यूज करते हैं, 3/2 RT वाला? वो तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, 3/2 NRT, स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा था। ऐसे मत अच्छा करो यार प्लीज, ऐसे मत सर, करो, इसमें भी मैं क्वेश्चन घबरा पढ़ा गया। था, उसमें भी वो 3/2 FRT समथिंग पढ़ा होगा, जब डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ेंगे तब उसकी बात कर लेंगे, वो तो सीवी वगैरह कैलकुलेट करने के लिए होता है। वर्क में कहीं भी 3/2 की कोई वैल्यू नहीं आती। ठीक है भाई, जब वॉल्यूम के टर्म्स में होगा तो फाइनल बाय इनिशियल। सबको समझ आ गया भाई, आइसोथर्मल प्रोसेस रिवर्सिबल। सॉर्टेड। यस सर। रिवर्सिबल आइसोथर्मल, भाई बाकी लोग भी बता दो, इतना भी भारी नहीं। अच्छा यार मेरी चैट नीचे चलती रहती है क्या, अच्छा ओके ठीक है, ओके चलिए ठीक है। अच्छा अब बात कर लेते हैं इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। इसके लिए क्या होगा बच्चों, इरिवर्सिबल का मतलब हमेशा क्या होता है, P एक्सटर्नल इक्वल
कांस्टेंट। जैसे ही आपको पी एक्सटर्नल कांस्टेंट मिला, आपका इंटीग्रेशन हो गया बिल्कुल फर्जी। फर्जी क्यों हो गया? ये चीज बाहर आ जाएगी, आपके पास इंटीग्रेशन क्या बचेगा? डीवी का इंटीग्रेशन बचेगा, वी इनिशियल से वी फाइनल। ये वाली जो चीज है हमेशा क्या आती है? डेल वी। ठीक है, ये डेल वी आ जाता है, डब्ल्यू इक्वल, ये फॉर्मूला डेल वी क्यों आता है बच्चों? इंटीग्रल ऑफ डी एक्स इक्वल एक्स, जो भी ए से बी वैल्यू है, ए से बी वैल्यू। तो आप अगर इसको कंपेयर करोगे इससे, वी इनिशियल से वी फाइनल, तो क्या आ जाएगा? वी वी इनिशियल और वी फाइनल, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ये क्या लिख रखा है? डेल वी ही तो होता है, फाइनल माइनस इनिशियल किसी भी चीज का, उसका डेल होता है। ये किसका फॉर्मूला आ गया भाई? इरिवर्सिबल का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, इरिवर्सिबल कोई भी प्रोसेस हो यही फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब जो हम एक कंपैरिजन करना चाहते हैं वर्क का, कि वर्क कौन से प्रोसेस के अंदर ज्यादा आता है, रिवर्सिबल में कि इरिवर्सिबल में। अब देखिए ग्राफ है, दोनों ग्राफ लिख रखे हैं। रिवर्सिबल में क्या कर रहा है? किसी इनिशियल प्रेशर पीआई से चलेगा, प्रेशर घटाता जाएगा, वॉल्यूम बढ़ाता जाएगा। ठीक है, वी इनिशियल से वी फाइनल इसकी वॉल्यूम हो जाएगी, पी इनिशियल से पी फाइनल प्रेशर हो जाएगा। प्रेशर घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, कर्व आ रहा है, आपको कर्व दिख रहा है यहाँ पे। कर्व जो है ये वाला मेरा कर्व है, ये कर्व आ रहा है जो ये मेरा कर्व है। ठीक है, डायरेक्शन तीर से दिखाई रखिए। ठीक है जी, अब देखो इरिवर्सिबल में क्या हो रहा है? इरिवर्सिबल में क्या आता है, जो आपका फाइनल प्रेशर है ना, उसी कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, और ये वाला किसका ग्राफ है? पी एक्सटर्नल का, याद है। ठीक है, ये पी एक्सटर्नल का ग्राफ है, तो उसी कांस्टेंट पी एक्सटर्नल वर्सेस वी एफ, ये पी इंटरनल का होता है, क्योंकि इरिवर्सिबल के अंदर आप कभी भी पीवी डायग्राम नहीं बना सकते, पी इंटरनल का। ठीक है, और ये किसका है? वॉल्यूम है, यहाँ पे वॉल्यूम इंटरनली होता है। ठीक है, तो पी एक्सटर्नल का ग्राफ है, एक बार में पी एफ प्रेशर लगा के वी इनिशियल से वी फाइनल लेगा, तो इसका कर्व कैसा आ जाएगा? ये वाला कर्व आ जाएगा। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट और आपका एक्सपेंशन हो गया। अब देखो बच्चों, इस वाले कर्व के नीचे एक्स एक्सिस के बीच में कितना एरिया है? इतना, और इस वाले के में ये वाला एरिया है। ये जो दो एरिया है, एरिया क्या शो करता है बच्चों? जिस भी प्रोसेस का पीवी कर्व है उसका वर्क डन दिखाता है। जो एरिया कर्व के नीचे है जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वर्क डन, यानी सर कर्व के नीचे एक्स एक्सिस के बीच में जितना एरिया होता है वो दिखाता है उस प्रोसेस का वर्क डन। तो इसका वर्क डन आ गया बच्चों। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि रिवर्सिबल का वर्क डन सीधे सीधे ज्यादा दिख रहा है। कितना ज्यादा दिख रहा है? इतना ज्यादा दिख रहा है, इतना ज्यादा दिख रहा है जहां भी, क्योंकि नीचे वाला रेक्टेंगल तो दोनों में, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये रिवर्सिबल का ज्यादा है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट आती है कि हर प्रोसेस के अंदर, रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर मैक्सिमम वर्क मिलता है। मैक्सिमम वर्क अगर किसी भी आपको सिस्टम से निकालना है, किसी एक गिवन प्रोसेस से निकालना है एक्सपेंशन या कंप्रेशन में, तो आप उसको रिवर्सिबली करेंगे तो आपका वर्क सबसे ज्यादा आएगा, इरिवर्सिबल करते जाओगे कम होता जाएगा। ठीक है, इरिवर्सिबल का जो आपका वर्क है वो हमेशा रिवर्सिबल से कम आएगा, ये स्टेटमेंट है। ये दोनों के दोनों कर्व दिखा के ये चीज कंपेयर करके दिखा सकते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल एल इंटू बी, हाँ ये दोनों के दोनों एरिया को जोड़ देंगे एल इंटू बी करके, 1/2 एल बी ऐसे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, हो गया। ट्राइंगल का है ये फॉर्मूला, मेरे को याद नहीं है। ठीक है, तो ओके, इसमें डाउट है भाई कि वर्क क्यों ज्यादा आ रहा है? रिवर्सिबल एक्सपेंशन का सामने से कर्व लिखा हुआ है आपके, साफ साफ दिख रहा है कि आपका वर्क ज्यादा आएगा रिवर्सिबल के केस में। कोई डाउट? ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं, डाउट नहीं होगा, सीधे सीधे आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए, वर्क कैलकुलेशन फॉर इरिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस। देखो इरिवर्सिबल हो, आइसोकोरिक, रिवर्सिबल हो, जिसके पीछे आइसोकोरिक लग गया उसके वर्क की हो गई मृत्यु, वर्क की मृत्यु, वर्क की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि आइसोकोरिक प्रेशर, आइसोकोरिक कोई भी प्रोसेस होगा उसके अंदर, जब पढ़ाया तो स्टार्टिंग में बहुत शुरू में थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, वहां पे क्या लिखा था? डीवी इक्वल 0 होता है, डीवी इक्वल 0 होता है। तो जैसे ही आप इसका वर्क का फॉर्मूला लिखोगे कि मेरे को लिखना है W इक्वल माइनस पी एक्सटर्नल डॉट डीवी, आप कहोगे पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है कि पी इंटरनल के बराबर है, उससे पहले कहेगा डीवी कि भाई मैं ही 0 हूँ, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा, मैं पूरी की पूरी टर्म को 0 कर दूंगा, 0 का इंटीग्रेशन 0 आएगा, टोटल वर्क 0 आएगा। ठीक है, डीवी की वैल्यू 0 होती है आइसोकोरिक में, इसलिए हमारा वर्क जो है 0 आता है। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क 0 आ जाता है,
अब इसके किसी फॉर्मूले की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जीरो के लिए कोई फॉर्मूले की भी कोई आवश्यकता नहीं होती। आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क डन जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? क्योंकि उसके डीवी की वैल्यू जीरो होती है। व्हाट इज डीवी? डीवी इज द चेंज इन वॉल्यूम एट एवरी सिंगल पॉइंट। हर पॉइंट के ऊपर वॉल्यूम सेम है, तो वहां पे दो पॉइंट्स का, आपको किसी भी दो क्लोज पॉइंट्स का अगर वॉल्यूम का चेंज देखोगे तो वो जीरो आएगा। इसलिए बच्चों आपका डीवी क्या हो जाता है? जीरो। डीवी जीरो होते ही आपकी पूरी की पूरी टर्म वर्क वाली आरएचएस की जीरो हो जाती है, वर्क आ जाता है जीरो। ठीक है, बोथ इन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल द वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस इज जीरो। हेडिंग डाल रखिए इरिवर्सिबल, नीचे लिख दिया रिवर्सिबल का भी यही केस होता है, क्योंकि डीवी तो कांस्टेंट रहेगा। आइसोकोरिक जहां लिखा आ गया वहां पे वर्क की मृत्यु हो जाएगी। बताओ किसी को डाउट है इस चीज में? एच एंड डेल वी हो गया क्या? सिग्निफिकेंस ऑफ एच, डेल एच एंड डेल वी, डेल यू कहना चाहते हैं आप, डेल यू और डेल एच का सिग्निफिकेंस। अभी एंथैल्पी पे नहीं पहुंचे यार, उसके सिग्निफिकेंस पे कैसे पहुंचे? ठीक है, और बाकी उसका सिग्निफिकेंस सिर्फ टॉपिक है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका सिग्निफिकेंस सिर्फ इतना होता है कि एंथैल्पी टेल्स अस द हीट चेंज इन रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। जनरली हमारे सारे के सारे जो ये क्या बोलते हैं रिएक्शंस होते हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पे करा रहे होते हैं, क्योंकि हमारा जो है बीकर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रखा होता है। वहां पे जैसे ही आप किसी भी चीज को ओपन एटमॉस्फेयर में रखते हो वो आइसोबारिक प्रोसेस बढ़ जाता है। आइसोबारिक प्रोसेस मतलब कांस्टेंट प्रेशर बढ़ जाता है। उस केस के अंदर डेल एच की वैल्यू हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्यूपी के बराबर आती है, बस इतना रहता है। इसकी वजह से उसको हीट बोल देते हैं। तो डेल एच की ये सिग्निफिकेंस है कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए आपको हीट की वैल्यू दे देता है। डेल एच को कैलकुलेट करके आप हीट बता सकते हो सीधे सीधे। चलिए, ये हो गया आइसोकोरिक। आइसोकोरिक के ही यहाँ पे जब वर्क जीरो करने की बात आई है तो एक प्रोसेस होता है बच्चों, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस यही बताई तो, क्योंकि इसके भी वर्क की मृत्यु होने वाली। फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन क्या होता है? ये आपका सिलेंडर है और पिस्टन है। अब मैंने बताया कि हमेशा आपका पी इंटरनल मौजूद होता है। मैंने कहा कि पी एक्सटर्नल दो लोग लगा सकते हैं, एटमॉस्फेयर और हम। अगर दोनों ही ना हो, अगर इस सिलेंडर को आप स्पेस में ले जाकर रख दो, वहां तो एटमॉस्फेयर भी नहीं है और हम भी नहीं है, तो उस केस के अंदर बच्चों पी एक्सटर्नल नहीं होगा। अगर पी एक्सटर्नल नहीं होगा तो हमारा इसके ऊपर वर्क का वैल्यू क्या आएगा? डब्ल्यू इक्वल माइनस पी एक्सटर्नल डॉट डीवी। ठीक है, डब्ल्यू इक्वल पी एक्सटर्नल क्या हो गया? जीरो जीरो। तो फ्री एक्सपेंशन का भी वर्क हमारा क्या आ जाता है? जीरो। ठीक है, सर माइनस क्योंकि पी एक्सटर्नल इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। ये क्या है? सिर्फ अच्छा, फ्री एक्सपेंशन का क्या इसलिए मतलब है? लिख रहे हैं कि इसके क्योंकि ऊपर कोई भी वर्क डन बाय द सिस्टम। हाँ, बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम वाला जो है कि कौन सा नेगेटिव आता है कौन सा पॉजिटिव, आप उसको बहुत ज्यादा सरल शब्दों में समझोगे। ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम तो याद रखना है, एक्सपेंशन समझ लिया करो कि एक्सपेंशन के लिए जो है आपका नेगेटिव आएगा, कंप्रेशन के लिए पॉजिटिव आएगा। ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम के अंदर हमेशा कंफ्यूज रहोगे। ठीक है, एक्सपेंशन के लिए लिखो एक्सपेंशन इज नेगेटिव, कंप्रेशन इज पॉजिटिव। ठीक है, इतना देख लिया करो, इसके लिए नेगेटिव है इसके लिए पॉजिटिव है। चलिए, ये बात हो गई। फ्री एक्सपेंशन सबको समझ आ गया ना भाई? अगर ना आया हो तो चैट बॉक्स में लिख देना, ओके फिर सर। बता दूंगा कि पी एक्सटर्नल जीरो होता है इसलिए वर्क जीरो हो जाएगा। चलो आइसोबारिक पे आते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस देखिए, आइसोबारिक जो है, देखिए इरिवर्सिबल तो सारों के कवर हो चुके हैं, इरिवर्सिबल सारों के कवर हो चुके, तो उसको बार बार अब इरिवर्सिबल रिवर्सिबल नहीं लिख रहे। ये जो है आपका रिवर्सिबल की बात कर रहा है कि यहाँ पे रिवर्सिबल की बात करना चाहते हैं, क्योंकि इरिवर्सिबल का तो हम सबके लिए कवर कर चुके हैं। माइनस पी एक्सटर्नल डॉट डेल वी आ जाएगा, क्योंकि पी एक्सटर्नल हमारा कांस्टेंट है। रिवर्सिबल एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एक्सपेंशन क्या होगा भाई? क्या कहना चाहते हो जरा ढंग से बताओ। चलिए, इसके लिए बच्चों वर्क की कैलकुलेशन करेंगे। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए वर्क क्या होगा? क्या होगा वर्क? फिर से इसका एक्सटर्नल प्रेशर क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। आइसोबारिक अगर कोई प्रोसेस है तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। जैसे ही आपका प्रेशर कांस्टेंट हुआ, माइनस पी एक्सटर्नल डॉट डीवी, ये भाई सब कांस्टेंट होके बाहर आ जाएंगे। फिर से आपका वही फॉर्मूला आ जाएगा जो सारे इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होता है, डेल वी। ये लो, ये इसका वर्क आ गया। किसका वर्क है भाई? ये रिवर्सिबल आइसोबारिक। सर इसका इंटीग्रेशन भी इंटीग्रेशन कर ही है। सकते हैं ना? इंटीग्रेशन क्या किया है? देखो, W इक्वल माइनस वी इनिशियल से वी फाइनल पी एक्सटर्नल डॉट डी।
ठीक है, ये वाली चीज कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी। ठीक है, ये जैसे इंटीग्रेशन के बाहर आएगी मेरा इंटीग्रेशन क्या बच जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल डॉट इंटीग्रल ऑफ डीवी, वी इनिशियल से वी फाइनल। ये इंटीग्रेशन क्या आता है, वी कहाँ से, वी इनिशियल से वी फाइनल, आगे क्या लिखा होगा माइनस पी एक्सटर्नल। तो इसको जब आप ओपन करोगे तो ये ऐसा लिखा आएगा, और जब ऐसा लिखा आएगा तो आप इसको बोल सकते हो कि इस वैल्यू को तो डेल वी बोलते हैं। ठीक है, तो आप लिख दो माइनस पी एक्सटर्नल डॉट डेल वी। मैंने शॉर्ट में सीधे सीधे आपका लिख दिया था कि डेल वी है, क्योंकि ऊपर भी एक बार इसके लिए बात कर चुका कि इंटीग्रेशन डीवी का खोलोगे तो डेल वी आएगा आंसर सीधे सीधे, और आगे जो कुछ लिखा हुआ है वो एज इट इज लिख दो। ठीक है, चलो भाई, ये भी मैं मान के चल रहा हूँ क्लियर है। रिवर्सिबल आइसोबारिक प्रोसेस, कुछ दिमाग नहीं लगाया इसके अंदर भी, जहां जहां प्रेशर को जीरो और कांस्टेंट करके आगे बढ़ रहे हैं उनके अंदर तो कोई दिमाग नहीं लगा रहे। कांस्टेंट वाले केस के अंदर क्या करते हैं, प्रेशर को बाहर लिख लेंगे और वॉल्यूम को इंटीग्रेट करके डेल वी लिख देंगे। ठीक है, जहां पे जीरो कर रहे हैं प्रेशर को वहां पे पूरा पूरा वर्क जीरो हो जाएगा, कहीं पे वॉल्यूम को जीरो कर रहे हैं वहां पे फिर से वर्क जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ रहा हूं, अगर हो तो लिख देना डाउट। अब बात करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, एडियाबैटिक भी फिर से रिवर्सिबल की बात करेंगे, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, क्योंकि इरिवर्सिबल की बात हो चुकी है। इरिवर्सिबल का हमेशा क्या आएगा वर्क डन, माइनस पी एक्सटर्नल डॉट डीवी, और सॉरी डेल वी लिख लो सीधा। इंटीग्रेशन क्या करेंगे इसका, इसका कांस्टेंट होता है ना, तो सीधा इंटीग्रेशन के बाहर आया डॉट डीवी। इरिवर्सिबल का हमेशा यही फॉर्मूला होता है कि W इक्वल माइनस पी एक्सटर्नल डॉट डेल वी। चलो, तो बात करनी है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के वर्क की। एडियाबैटिक प्रोसेस, हाँ भाई, किसी के तोते तो नहीं उड़े हुए, बता देना कि क्या चल रहा है सर ये। हाँ, इतनी नो जल्दी सर। जल्दी सारे के सारे वर्क होते जा रहे हैं। ओके, चलिए, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में बच्चों एक आपको इक्वेशन बता रहा हूँ, पी वी की पावर गामा इक्वल कांस्टेंट। इसके अंदर प्रेशर को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वॉल्यूम को बहुत अच्छे से जानते हैं, गामा को भी बहुत अच्छे से जानते हो बच्चों, बताया था गामा इक्वल सीपी बाई सीवी होता है। ये पूरी इक्वेशन कहाँ से आई कि पीवी की पावर गामा इक्वल कांस्टेंट, इस बात से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बहुत घटिया सा इसका डेरिवेशन होता है, उसका कोई काम नहीं है, 1.5 पन्ने का डेरिवेशन होता है, वो हमें नहीं करना, क्योंकि उससे कोई काम तो होना नहीं है, और एनसीईआरटी में भी शायद तो नहीं होता, और एनसीईआरटी में होता हो तो वहां से देख लेना बोर्ड में लिखने के लिए। बोर्ड इज नॉट अवर कंसर्न, ठीक है, फॉर दिस टाइम, अभी के लिए। जब आपके बैचेस डिवाइड हो जाएंगे तब जरूर रहेगा, शायद कैटलिस्ट वगैरह के अंदर बोर्ड पे भी फोकस किया जाता है ऑल दैट, तब डेरिवेशन पे जरूर ध्यान दे लेंगे। अभी के लिए हम सीधा बात कर रहे हैं जिस चीज से हमारा क्वेश्चन सॉल्व। चलिए, ये इक्वेशन होती है बच्चों, मैं क्या निकालना चाहता हूँ, वर्क डन फॉर डब्ल्यू डी फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, इसको निकालने के 2-3 तरीके होते हैं। ठीक है, चलिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए एक और चीज होती है, Q इक्वल 0। ओके, सबसे पहले Q इक्वल 0 का फायदा उठाते हैं। Q इक्वल 0 का फायदा उठाओगे सीधे सीधे वर्क आ जाएगा। कैसे आएगा, चलिए देखते हैं बच्चों। मैं क्या लिख रहा हूँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख रहा हूँ, डेल U इक्वल Q प्लस W। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए Q की वैल्यू 0, यानी कि सर डेल U इक्वल W। ठीक है, ये आ जाएगा। अगर बच्चों ये आ जाएगा तो डेल यू क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ एन सी वी डी टी इक्वल क्या आ जाएगा बच्चों, वर्क आ जाएगा। यहाँ से जो है, अच्छा, टेम्परेचर टी इनिशियल से टी फाइनल, यहाँ पे आप क्या करो, डब्ल्यू इक्वल लिख लिया एन सी वी डी टी, टी इनिशियल से टी फाइनल। यहाँ पे आप सी वी की वैल्यू रखो, सी वी क्या होता है, सी वी आ जाएगा आपका आर अपॉन गामा माइनस 1। ये इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, सीपी माइनस सीवी आर होता है, गामा सीपी बाई सीवी होता है। यहाँ से लिखिए सीपी इक्वल गामा सीवी, ऊपर ले जाइए सीपी की जगह लिख दीजिए गामा सीवी माइनस सीवी इक्वल आर, यहाँ से सीवी कॉमन लेके गामा माइनस 1 इक्वल आर, और सीवी की वैल्यू आ जाती है आर अपॉन गामा माइनस 1। रटने के लिए भी कहा था ये फार्मूला। ठीक है, तो अब मैं इस फार्मूले को सीधे सीधे अप्लाई कर दूंगा, क्या करूंगा, सीवी की वैल्यू रख दूंगा आर अपॉन गामा माइनस 1, आर अपॉन गामा माइनस 1, और मैं मान के चलूंगा कि मेरा गामा कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा एन आर अपॉन गामा माइनस 1, और गामा इक्वल क्या है, कांस्टेंट है, तो ये आपका पूरा पूरा कांस्टेंट हो गया, और इंटीग्रेशन के बाहर मिल जाएगा आपको,
इंटीग्रेशन किसका आ जाएगा, dt का, t इनिशियल से t फाइनल, वर्क का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, w इक्वल एन आर डेल टी बाय गामा माइनस वन। ठीक है जी, बताओ किसी को शक है इस चीज में? डेल यू का फॉर्मूला होता है शुरू में, पहले आज भी फर्स्ट लॉ के टाइम भी बताया था, इंटीग्रल एन सी वी डी टी, उसी को यहाँ पे लिख दिया, क्यू को जीरो किया, वर्क को क्या लिख दिया, डेल यू के बराबर, डेल यू का क्या होता है फॉर्मूला, एन सी वी डी टी, तो उस फॉर्मूले को यहाँ पे रख दिया एन आर अपॉन गामा माइनस वन, बाहर ले आया, सीवी की वैल्यू रखी आर अपॉन गामा माइनस वन, पूरे को बाहर ले आया, इंटीग्रेशन कर दिया dt का। ओके चलिए, ये बात समझ आ गई, इसको जो है शॉर्ट में छोटा सा लिख देता हूँ क्योंकि दूसरे तरीके से बताए। अच्छा दूसरी जो है मुझे फॉर्म निकालनी है, इसकी दूसरी फॉर्म निकालनी है जो होती है प्रेशर वॉल्यूम के टर्म्स में। ठीक है, तो W को लिख दो एन सी वी डी टी और W को लिख दो एन आर अपॉन गामा माइनस वन और dt का इंटीग्रल यहाँ पे लिख दो, बिकॉज सी वी इक्वल आर अपॉन गामा माइनस वन होता है। ठीक है, W आ जाएगा आपका एन आर डेल टी अपॉन गामा माइनस वन, ये क्या हो गया अपना फार्मूला, रिवर्सिबल एडियाबैटिक वर्क फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, ये फॉर्मूले आप रटते जाओ चाहे, ठीक है, इन फॉर्मूलों को रट सकते हो। डेरिवेशन कैसे हुआ ये याद रहेगा तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होएगा, डेरिवेशन के अंदर क्या क्या चीज किस चीज को माना है, इसी से आपको क्वेश्चन में पता चलेगा जो चीज लिखी हुई है वो कौन सा वेरिएबल को डिनोट कर रही है। ठीक है, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, डेल टी को आप चेंज करना शुरू करेंगे, तो आप डेल टी को चेंज करिए, W इक्वल एन आर, इसे लिखिए टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये हो गया गामा माइनस वन। ठीक है, जब आप ये लिखोगे तो आपके पास क्या आएगा, टी फाइनल की वैल्यू बचाओ बच्चों, टी फाइनल की वैल्यू आएगी पी फाइनल वी फाइनल अपॉन एन आर, ऐसी टी इनिशियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी इनिशियल वी इनिशियल बाई एन आर, यहाँ रख दो एन आर गामा माइनस वन, टी फाइनल क्या हो जाएगा, पी फाइनल डॉट वी फाइनल माइनस टी पी इनिशियल और वी इनिशियल अपॉन एन आर। ठीक है, एन आर से एन आर मर जाएगा, आपके पास फाइनल फॉर्म क्या आएगी वो लिख दे रहा हूँ। ठीक है, गणित में कोई परेशान ना हो, सिर्फ पीवी इक्वल एन आर टी से टी इनिशियल और टी फाइनल की वैल्यू लिख दिया पहले। ठीक है, W इक्वल पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल अपॉन गामा माइनस वन। ये बच्चों दूसरा फॉर्म होता है इसी फॉर्मूले का, रिवर्सिबल एडियाबैटिक के फॉर्मूले का, रिवर्सिबल एडियाबैटिक के फॉर्मूले का दूसरा फॉर्म मैंने आपको बता दिया है कैसे डिराइव किया। मैंने पहले वाले फॉर्मूले के अंदर डेल टी को टी इनिशियल और टी फाइनल लिखा और फिर टी इनिशियल और टी फाइनल की वैल्यूज पीवी इक्वल एन आर टी से लिख दी प्रेशर और वॉल्यूम की तरफ में। किसी को कोई दिक्कत क्वेश्चन का इस बात में? फिर जो आपका पी फाइनल वी फाइनल वाला फॉर्मूला है, एक कठिन तरीके से यही निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, वो कठिन तरीका इसीलिए ताकि आपको भरोसा हो कि लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी हुई चीज राइट है, ये दोनों के दोनों इक्वल है क्योंकि इसी से चेंज करके लेकर, लेकिन ये सारी की सारी चीजें कनेक्टेड होती है, सारी चीजें सही होती है। एक अलग तरीके से यही वैल्यू निकाल के लाऊंगा रिवर्सिबल एडियाबैटिक वर्क के। ठीक है, चले आगे। हाँ भाई, यस और नो? चलो एक चीज देखो, क्या बोला मैंने आपको बच्चों, पीवी लिख दिया, पीवी की पावर गामा इक्वल कांस्टेंट, ये क्या है, एडिया प्रोसेस की इक्वेशन होती है। क्या करो, W इक्वल माइनस पी एक्सटर्नल डॉट डीवी इंटीग्रल, अगर मैं कहूँ रिवर्सिबल एडिया प्रोसेस की बात कर रहा हूँ तो W को क्या लिख सकते हो, माइनस पी इंटरनल डॉट डीवी का इंटीग्रल। अब जो है पी इंटरनल डॉट वी की पावर गामा इक्वल क्या है, कांस्टेंट। आप यहाँ से पी इंटरनल की वैल्यू लिखो सी अपॉन वी की पावर गामा, यहाँ पे रिप्लेस कर दो माइनस सी बाय वी की पावर गामा डॉट डीवी और इसका इंटीग्रेशन, सी तो कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा,
इंटीग्रेशन किसका बचेगा, dv अपॉन v की पावर गामा, इसको लिख सकते हो v की पावर माइनस गामा डॉट dv। किसी को ना समझ में आए तो परेशान मत होना, वही चीज वही आंसर आएगा, थोड़ी ज्यादा मेहनत करके, ठीक है। dv की पावर माइनस गामा। सर इसकी डेरिवेशन हाँ आती है बोर्ड क्या? में पूछ लेते हैं, डेरिवेशन तो पूछ लेते हैं बोर्ड में, बिल्कुल ठीक है। अ, देख लो, लेकिन डेरिवेशन ऊपर वाले तरीके से कर देना, ये वाला थोड़ा सा ज्यादा घुमा फिरा के देख लो इसको भी, क्योंकि मजा आएगा, इससे आप कन्वर्जन सीख जाओगे। सर चलो थोड़ी बातें ही उड़े नहीं, चलो समझ में नहीं आया क्या बोला, लेकिन ठीक है, 1 मिनट चलो। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा भाई ऐसा, ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब जब इसका इंटीग्रेशन आ जाए ना, W इक्वल माइनस सी डॉट दिस, अब क्या करोगे आप, इसको लिखो, ये जो V1 माइनस गामा लिखा हुआ है ना, इसको थोड़ा सा चेंज करो, इसको चेंज करके क्या करो आप, इसको लिखो V, और इस 1 माइनस गामा को बाहर ले आओ, ये वाले नीचे वाले को बाहर ले आओ, इसको लिखो V और V की, क्योंकि ये जब इस चीज को इवेल्युएट करोगे तो ये यही लिखा हुआ है, इसका मतलब V डॉट V की पावर माइनस गामा, V की पावर माइनस गामा मतलब इस चीज को नीचे लिख दो, ठीक है, ये कुछ ऐसा बन गया। अब देखो V की पावर गामा क्या होता है, V की पावर गामा होता है सर, V की पावर गामा होता है C बाई P, यहाँ पे V की पावर गामा की वैल्यू रख दो माइनस C अपॉन 1 माइनस गामा, और यहाँ पे V अपॉन C डॉट P, इसने इसको मार दिया, ये वही C था, ठीक है। अब क्या बच गया मेरे पास, W इक्वल VP, इस पे लिमिट्स है ये याद रखना, इनिशियल और फाइनल, VP और 1 बाई गामा हुआ है 1 माइनस गामा, यहाँ पे क्या आएगा बी इनिशियल पी इनिशियल का प्रोडक्ट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बी फाइनल पी फाइनल का प्रोडक्ट। फॉर्मूला आपका जब आप लिमिट को ओपन करोगे, वीपी की जगह क्या रखोगे, पी फाइनल का प्रोडक्ट माइनस बी इनिशियल पी इनिशियल का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 1 माइनस गामा। ये फॉर्मूला वही है जो ऊपर आया था। किसी को इस तरीके से समझ आया हो तो बढ़िया, ना आया हो तो टाइम पास के लिए बताया था, ठीक है जी। एडियाबैटिक प्रोसेस में कोई दिक्कत, एडियाबैटिक प्रोसेस के फॉर्मूलों में, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन वाइज स्किप मार रहा हूँ, सीधे सीधे डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आ रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है बच्चों, इसको जो है आप डिनोट करेंगे एफ से, ठीक है क्या, एक्चुअली बच्चों अगर कोई मॉलिक्यूल है, अगर कोई मॉलिक्यूल है गोल मॉलिक्यूल है, तो उसके क्या क्या मोशन हो सकते हैं, उसका एक तो ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता है, ट्रांसलेशनल मतलब होता है सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। उसका एक क्या हो सकता है, रोटेशनल मोशन हो सकता है, ऐसे ऐसे घूम रहा होगा वो, ठीक है, किसी एक्सिस के अबाउट, ठीक है जी। उसके बाद ये क्या है, एक वाइब्रेशनल मोशन और करता है, वाइब्रेशनल मोशन एसएचएम टाइप होता है, एक बार उधर जाएगा एक बार इधर जाएगा, एक बार उधर जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये काम अलग अलग एक्सिस के अबाउट कर सकता है। अलग अलग एक्सिस के अबाउट बोले तो बच्चों देखो, ये एक मॉलिक्यूल एक बॉल है, ठीक है, ये ट्रांसलेशनल मोशन किस किस एक्सिस के अबाउट कर सकती है, सर हो सकता है ये एक्स में जा रही हो सकता है सर ये वाई में जा रही हो, और हो सकता है ये एक्स में जा रही हो। वो जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कितने एक्सिस में जाने के लिए फ्री है, वो हो जाएगी 3। ट्रांसलेशनल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो हो जाएगी 3 आपकी, ठीक है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी 3 हो जाएगी। उसके बाद ये रोटेशन कितने एक्सिस के अबाउट कर सकता है, ठीक है। एक्चुअली अगर जो ये इसका रोटेशन होता 2 एटम्स के साथ होता, तो ये 2 अलग अलग टाइप का रोटेशन कर रहा होता। एक बार ये इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेशन कर रहा होता, ठीक है, और एक बार क्या होता ये इस वाले एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेशन कर रहा हूं। यानी कि जो मेरा पेन है ये ऐसे ऐसे करके रोटेट कर सकता है, ऐसे ऐसे, या फिर ये ऐसे ऐसे रोटेट कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, 2 डिग्री ऑफ रोटेशनल फ्रीडम है, ठीक है। रोटेशनल फ्रीडम की डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। ये होती है रोटेशनल। तो रोटेशनल आने के लिए जो है आपको एटलीस्ट 2 एटम्स चाहिए होते हैं।
जब आपका फर्स्ट एटम होता है तो वो तो एक सिंगल बॉल होता है, वो होता है एक सिंगल बॉल। आप उसको कोई फर्क थोड़ी बता सकते हो कि ऐसे घूम रहा है तो भी एक ही बात है, वो ऐसे घूम रहा है तो भी एक ही बात है, क्योंकि इसके लिए चारों तरफ सिमेट्री है। तो इसकी जो है रोटेशनल फ्रीडम नहीं आती जब आपका एक एटम होता है। ऐसे ही हमें अलग अलग एटम के लिए ये देखना है कि कितनी फ्रीडम आएगी, कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी। वो काम की क्यों होती है वो अभी बता दूंगा। अभी के लिए बताओ, क्या थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम से क्या कहना चाहता हूँ? डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? कितने एक्सिस में मूवमेंट हो सकता है, कितने एक्सिस में रोटेशन हो सकता है। वाइब्रेशनल की हम लोग बात नहीं कर रहे होते, ठीक है, ओनली दो की बात करते हैं, रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल। चलो, डिग्री ऑफ फ्रीडम इतना हल्का हल्का समझ में आया कि सर एक सिंगल एटम है वो कहाँ कहाँ मूव कर सकता है, ठीक है, ये हो गया। तो एक्स एक्सिस में मूव कर सकता है, वाई में और जेड में, ठीक है, एक्स वाई जेड। अब देखो ट्रांसलेशनल जो होती है, ट्रांसलेशनल डीओएफ, ये है मैक्सिमम 3 हो सकती है, मैक्सिमम 3 डायरेक्शन में। हाँ फिजिक्स है, लगभग मैक्सिमम 3 डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बच्चों 3 होती है मेरी, और इसकी वैल्यू ऑलवेज भी 3 होती है, ऑलवेज 3, ठीक है। ट्रांसलेशनल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये आपका मोनो एटॉमिक ले आओ, डाई एटॉमिक ले आओ, चाहे कुछ भी ले आओ, इसकी जो वैल्यू हमेशा 3 रहेगी, और मैक्सिमम भी 3 हो सकती है। अब हमें दिमाग किस पे लगाना है? रोटेशनल पे। बच्चों फर्स्ट जो है मोनो एटॉमिक की बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए लिख रखा है कि इसके अंदर ट्रांसलेशनल मोशन ही होता है और डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाता है। इसका बच्चों अगर ये मोनोटेमिक एटम लोगे ना, तो आप इसके अलग अलग एक्सिस डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये ऐसे घूम रहा हो तो भी एक ही बात है, ऐसे घूम रहा हो तो भी एक ही बात है, ठीक है। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ये लो। मोनो एटॉमिक अगर बच्चों कोई एटम है तो इसके अंदर आपको अलग अलग एक्सिस के अंदर कुछ डिफरेंट नहीं दिखेगा, ठीक है, अलग अलग एक्सिस के अंदर कुछ डिफरेंट नहीं दिखेगा। अगर अलग अलग एक्सिस के अंदर कुछ डिफरेंट नहीं दिखता है तो बच्चों रोटेशनल जो आपकी डीओएफ है वो आती है 0, ठीक है। तो मोनोएटॉमिक के केस के अंदर आपकी रोटेशनल डीओएफ 0 आ जाती है। अभी यहीं पे जो है मैं आपको कंपेयर करके दिखा रहा हूँ डाई एटॉमिक को। डाई एटॉमिक के देखो 2 एटम है, डाई एटॉमिक के 2 एटम है। हेलो, हाँ, ओके। डाई एटॉमिक जो बच्चों एटम है, देखो इसके अंदर 2 ये हैं, डाई एटॉमिक गैस है, बेसिकली 2 एटम है। अगर बच्चों ये इस एक्स, इस वाले एक्सिस के अबाउट ऐसे करके घूम रहे हैं, यानी कि इसके 2 एंड्स के ऊपर बॉल हो, और ये वाला जो पेन दिख रहा है ये ऐसे ऐसे घूमे, तो आपको एक अलग वीडियो दिखेगी। और अगर ये ऐसे घूमे, ऐसे ऐसे घूमे, तो आपको एक अलग वीडियो दिखेगी। यानी सर इन 2 अलग एक्सिस के अराउंड मूवमेंट अलग तरीके की, सिमेट्रिकल नहीं है। ये जो रोटेशन है सर सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्रिकल नहीं होने की वजह से बच्चों इसके अंदर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है। ये क्या कर सकता है? या तो इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम सकता है, या ऐसे घूम सकता है। आप कोई तीसरा एक्सिस नहीं बता पाओगे जिसके अराउंड एक डिफरेंट आपका रोटेशन दिखे आपको, इसलिए इसके 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आते हैं। किसके? डाई एटॉमिक गैस के। डाइएटॉमिक जो बच्चों गैस है उसके आते हैं, ट्रांसलेशन तो सबके फिक्स है, 3 आएंगे, ठीक है, और इसके रोटेशनल हो जाएंगे 2, और ट्रांसलेशनल डीओएफ 3। तो टोटल इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। क्या समझ आया भाई? रोटेशन देखना है कितने एक्सिस के अबाउट हो सकता है। अरे सब बाउंसर हो गया क्या? फिजिक्स का नाम ले दो, रोटेशन देखना है, ठीक है, हो गया। चलो देखो लीनियर पॉलीएटॉमिक की बात कर रहे हैं। पॉलीएटॉमिक मतलब काफी सारे एटम होंगे, काफी सारी, पॉली का मतलब मोर देन 1 एटम, और डाई के लिए अलग से बात कर चुके यानी 2 से ज्यादा होंगे। देखो बच्चों ये क्या है? लीनियर पॉली एटॉमिक गैस है, लीनियर पॉली एटॉमिक गैस।
देखो, दो लोग जब जुड़ेंगे तो वो तो लीनियर ही होंगे, लेकिन तीन लोग जब जुड़ेंगे तो वह या तो लीनियर हो सकते हैं या फिर नॉन लीनियर हो सकते हैं। ये किसका केस है? लीनियर का। और ये किसका है? नॉन लीनियर का। ठीक है, लीनियर का मतलब सेम लाइन में चलेंगे। ठीक है भाई, सब कह रहे हैं, मजन भाई कह रहे हैं, सब बढ़िया। चलो, तो लीनियर पॉली एटॉमिक होगा, इसके अंदर क्या हो सकता है आपको? अरे क्या हो गया भाई? लीनियर पॉली एटॉमिक के अंदर, लीनियर पॉली एटॉमिक तो आपको ऐसा दिखेगा जैसे कि वो डाई एटॉमिक ही हो। ठीक है, क्योंकि वो फिर से एक वही पेंसिल बन रही है, इसकी शेप जो है वैसी की वैसी। ये ऐसे मूवमेंट करेगा तो एक एक्सिस दिखेगा, और ऐसे करेगा तो एक दिखेगा। ठीक है, इसकी रोटेशनल डीओएफ जो हो जाएगी फिर से आपकी 2 हो जाएगी। ठीक है, पॉली एटॉमिक अगर जो है आपका लीनियर हुआ तो उसके लिए आपकी ट्रांसलेशनल तो सबकी 3 है, ट्रांसलेशनल डीओएफ सबकी 3 है, रोटेशनल कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी। ट्रांसलेशनल डीओएफ 3 है, रोटेशनल डीओएफ कितनी आएंगी? 2 आएंगी। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है, नॉन लीनियर जब आएगा आपका जब नॉन लीनियर आपका कोई ऐसे आया तो इसकी बच्चों एक्स एक्सिस के अबाउट ऐसे मूवमेंट अलग दिखेगी, वाई एक्सिस के अबाउट अलग दिखेगी, और एक ये इस जेड एक्सिस के अबाउट और मूवमेंट कर सकता है, वो आपको और अलग दिखेगी। इसके अंदर 3 एक्सिस आएंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रोटेशनल मोशन 3 आएंगे इस केस के अंदर आपको। तो इसके अंदर जब आपका डाई एटॉमिक इस वाले एक्सिस के अबाउट घूमेगा तो वो एज इट इज दिखेगा जैसा कि आपको इस वाले के अबाउट घूमने के लिए दिखता है। ठीक है, इस वाले के अबाउट घूमेगा तो भी सेम दिखेगा, इसलिए उसके अंदर रोटेशन 2 आते हैं। टॉर्क, टॉर्क मत छेड़ो भाई। इसकी देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर रोटेशनल मोशन आती है 3। ठीक है, और ट्रांसलेशनल कितनी है? 3। तो टोटल डीओएफ कितनी आ जाएंगी? 6। अगर किसी को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही कहाँ से आई तो रट लेना। ठीक है, रटना बड़ा आसान है। रटने के लिए टेबल जो है नीचे दे रखी है, और टेबल क्रिएट खुद करना बड़ा आसान है, देख लो। एक सेकेंड, क्या करना है, याद रखना है। ट्रांसलेशनल डीओएफ सबकी 3 मिलेंगी। ठीक है, रोटेशनल जो है पहले की 0 है, अगले दो की 2 है, और तीसरे की 3 है। पहला क्या है भाई? मोनो एटॉमिक। दूसरा क्या है? डाई एटॉमिक। तीसरा क्या है? लीनियर पोली एटॉमिक। और चौथा क्या है? नॉन लीनियर पोली एटॉमिक। इस तरफ क्या है? 3 3, इधर याद रख लो 0 223। ठीक है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ, ये क्या होएगा? टी डी ओ एफ और आर डी ओ एफ का समेशन, ये आ जाएगा। इस केस में 3, इसमें 5, इसमें 5 और इसमें 3। ठीक है, याद कर लेना तीनों टाइप की गैसेस का क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर समझ ना आए कि कहाँ से आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ये टेबल आ गई है। नॉन लीनियर का, अच्छा सॉरी, 3 और 3 6 होता है ना, 3 क्यों लिख दिया? 3 और 3 3 लिख दिया, 3 और 3 6। चलो, ये हो गई भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख रखी है। 3 होती है मोनोटोमिक की, डायटोमिक की 5 होती है, लीनियर की 5 होती है, और नॉन लीनियर की 6 होती है। ठीक है, और देखो सीवी जो है मेरा, इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया है, सीवी इक्वल एफ बाई 2 आर होता है। ठीक है, सीपी आपका आएगा एफ प्लस 2/2 आर। ये फॉर्मूले हैं। गामा का फॉर्मूला आता है गामा इक्वल एफ प्लस 2/एफ। ठीक है, फॉर्मूले याद करो सीवी सीपी और गामा के। और कभी भी आप अपने मोनोटोमिक का सीवी निकाल सकते हो, और डाई का भी निकाल सकते हो, लीनियर वगैरह का भी निकाल सकते हो। ठीक है, कोई डाउट है इस चीज के अंदर? सबके वैल्यू जो है कैलकुलेट करके आ जाएंगे। बताओ भाई। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्लियर है? डाई में गलती है? डाई में कहा, डाई में क्या गलती है भाई? डाई का 3 और 2 5 है, ये 8 नहीं है।
सर 6 लग रहा है, अब 5 लग रहा है ना। ठीक है, चलो ये बात हो गई। एंथैल्पी के लिए यार 12 मिनट बचे हैं, एंथैल्पी की बात करें। चलो भाई, एंथैल्पी नहीं छेड़ी जाएगी 12 मिनट में। ओके, चलो तो आज की क्लास यहीं पे खत्म है, और अब सुनो आगे की कहानी। आगे की कहानी है